चलो तुम लोग अपना काम करो, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमें पता है कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज जो है, जो हम लोग का क्लास 10th का जो VVI ऑब्जेक्टिव था चैप्टर 1 का, वो कुछ प्रश्न बच चुके थे। तो आज जो है सोच रहे हैं उस प्रश्न को क्या कर लेंगे, हम लोग अटेंड कर लेंगे। और आज का ये प्रश्न चैप्टर नंबर 1 का जितने भी प्रश्न था वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगले जो वीडियो में आएंगे हम लोग, तो चैप्टर जो है इसका सब्जेक्टिव जितने भी हो गए वो सारे सब्जेक्टिव को भी देख लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी एक बात आप लोग को बता देते हैं कि इस क्लास को चालू करने से पहले हम आप लोग को ये बात बताना चाहते हैं कि यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे बेहतर ये है कि आप अपने साथ कलम कॉपी को रखें और जितने प्रश्न यहाँ कर रहे हैं वो सारे प्रश्न को क्या करें, अपने कॉपी पे नोट करें, ताकि जितने भी प्रश्न यहाँ पर बनाए जाएंगे और समझाए जाएंगे, अगर वो बात बाद में आप भूल जाते हैं तो ऐसा होगा कि आप देखते ही फिर दोहरा के आप अपना कॉपी नोट कीजिएगा, तो आप आसानी से उस चीज़ को समझ पाइएगा, ठीक है। तो हम लोग अपना क्लास को चालू करते हैं। तो हम लोग जो है इससे पहले 36 प्रश्न कर चुके हैं। तो आज हम लोग का जो प्रश्न होगा वो 37 नंबर से चलेगा और लगभग में हम लोग का प्रश्न जो है 51 का प्रश्न है, यानी 51 प्रश्न है सब मिला के। तो हम लोग 36 तक कर चुके हैं, 37 होगा लगभग में, ज़्यादा नहीं, 15 को प्रश्न है, 14-15 को प्रश्न है। आप लोग ध्यान से लास्ट तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो 37 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि 6, 8 और 22 का जो लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का अनुपात क्या है। 6, 8 और 22 का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का अनुपात क्या है। तो सबसे पहला नंबर आप देखिए कि आप चैप्टर 1 में पढ़े होंगे लघुत्तम समावर्तक जिसको हम लोग इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, और महत्तम समावर्तक जिसको हम लोग इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर कि ये जो 6, 8 और 22 है, 6, 8 और 22 है, सबसे पहले इसका आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा आप बता दीजिए आराम से। एलसीएम निकालिएगा तो आप इसका कितना निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 से खिलाएगा 3 बार में, ये 4 खिलाएगा 4 बार में, और ये खाएगा 11 बार में। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको गुना कर लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, इसको गुना कर लीजिए। तो जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, और 11 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 66। और 66 गुना अगर हम लोग 4 कर लें, 66 गुना हम लोग 4 कर लें तो 6 चौक 24 के 4, और यहाँ कितना हो जाएगा बचेगा 2, और ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 12 दो कितना हो जाएगा 14, 6 दूना 12, 2 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं भैया कि ये कितना आ गया, इसका एलसीएम कितना आ गया 144। कौन बोल रहा है भैया, हम क्या सिखाए थे तुम लोग को बताओ तो, क्या बोल बोल के लिख रहा था। नहीं सीखोगे तुम लोग, छुट्टी कर देंगे सबको, बता दिए, और कभी नहीं पढ़ाएंगे। कौन, अच्छा ईमानदारी से बताओ, बोल के लिख रहा था कौन। नहीं दिमाग काम करता है, फिर करता है नहीं करता है, छोटा सा। तो हम लोग का जो प्रश्न था वो क्या था, 6, 8 और 22 का लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा आप इसका क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम आप कैसे निकालिएगा, तो आप एलसीएम निकाल लीजिए 2 से 3 का, यानी 6 खिलाइएगा। ये तो ऐसे भी आप गुणनखंड करके भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 से खिलाएगा 3 बार में खा जाएगा, 2 से ये 4 बार में खाएगा, और ये कितना बार में खा जाएगा 11 बार में खा जाएगा। तो आप इसको क्या कीजिए, गुना कर लीजिए। आप इसको क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। तो गुना कीजिएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 गुना 11 66 हो जाएगा, और 66 गुना 4 कीजिएगा 6 चौक 24 के 4, और 6 चौक 24, और 24 दो कितना हो जाएगा बताओ तो, 24 दो कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, 24 दो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर यह हम लोग का जो गुना आया वो कितना आ गया 264 आ गया। यानी कि बोलने का मतलब ये हुआ कि आपका एलसीएम जो आया, एलसीएम आपका कितना आ गया है 264 आ गया। तो एलसीएम तो आ गया हम लोग का, और हम लोग को चाहिए क्या, महत्तम समावर्तक भी चाहिए, तभी तो हम दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो महत्तम समावर्तक आप निकालिएगा तो सबसे पहले 6 का गुणनखंड कीजिएगा, 6 का गुणनखंड कीजिएगा, फिर 8 का गुणनखंड कीजिएगा,
ठीक है। फिर उसके बाद 22 का गुणनखंड कीजिएगा, 22 का गुणनखंड कीजिए तो सबसे पहला नंबर देखिए कि आपका मिल कौन कौन रहेगा और जो जो मिल रहेगा उसी का अनुपात आपको होगा। तो ध्यान से समझिएगा कि आप देखिएगा तो इसमें से जो 2 मिल रहा है, एगो यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, ठीक है। और उसके अलावा जो है कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कि तीनों में मिल रहा है। तो हम लोग का HCF जो होगा, जो इसमें मिलेगा, जो कॉमा मिल रहा है, तो इन दोनों में से एगो 2 बार आ जाएगा। तो HCF कितना आ गया आपका? 2 आ गया। आप चैप्टर 1 में पढ़े होंगे, चैप्टर 1 में पढ़े होंगे कि HCF कैसे निकाला जाता है, LCM कैसे निकाला जाता है, कुछ फार्मूले भी बताए गए होंगे आपको। तो यहाँ देखिएगा तो हम लोग का HCF और LCM आ चुका है। तो हमें चाहिए क्या? HCF और LCM का अनुपात चाहिए। हमें क्या चाहिए? LCM तथा HCF का अनुपात चाहिए। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि HCF और LCM का जब हम लोग अनुपात निकालेंगे, या पहले बोल रहा है LCM बोल रहा है, क्या बोल रहा है पहले? LCM और HCF का जो अनुपात निकालेंगे, ध्यान समझिएगा, इसको ऊपर कर लें हम लोग। तो यहाँ से जो LCM और HCF का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ से LCM है, तो LCM आपका कितना आया हुआ है? तो LCM आपका आया हुआ है, आपका 264 आया है, ठीक है, 264 आ गया। आपका LCM कितना आया? 264 आ गया है। उसके बाद आपका HCF कितना आया है? 2 आया है। अगर ये कट रहा है तो काट लीजिए, 2 का ही 2 कटेगा, ये काटिएगा तो ये आएगा, यहाँ पर देखिएगा 2 का ही 2, 2 तिया 6, फिर कितना कटेगा? फिर आपका 2 दूना 14, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 132:1 आ रहा है। तो आप देखिएगा तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल रहा है कि 132:1 मिल रहा है। आपका क्या मिल रहा है? 132:1 मिल रहा है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट सवाल है तो वो देखिएगा क्या है। नेक्स्ट सवाल है 96 का अभाज्य गुणनखंड है। हम लोग का नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? 96 का अभाज्य गुणनखंड है। तो आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, 96 को आप लोग क्या कीजिए? गुणनखंड कर लीजिए। तो आप खिलाइएगा 2 चौके 8, ये 2 8 16, फिर 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर ये 12 बार में खिलाइएगा, ये 6 बार में खिलाइएगा, ये 3 बार में खिलाइएगा, ये 3 से ये 1 बार में खिलाइएगा। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए? गुना कर लीजिए। देखिए यहाँ पर तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5, 2 कितना आया? 5 आया, गुना 3 कितना बार आया? 3 नहीं आया, कम से कम 1 बार में आया। तो आप देखिए ऐसा आपको गुणनखंड कहाँ दिखाई पड़ रहा है? तो आपको ऐसा गुणनखंड आपको दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका सी नंबर इज द राइट हो जाएगा, सी नंबर इज द राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है संख्या 2.13, फिर 113, फिर 1113, फिर 1113 है। ऐसी करके आपका क्या हो रहा है? क्रम बढ़ते जा रहा है। तो आप लोग को हम सिखाए थे, क्या सिखाए थे? तो आप लोग को सिखाए थे यदि एक ही प्रकार का संख्या लगातार बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए 1.22 ऐसे बढ़ रहा है, तो ये संख्या आपका परिमेय हो जाएगा अगर इस पे ये वर्क दिया हुआ है तब। अब अगर मान जाइए आपका क्या दिया हुआ? 213 दिया हुआ, फिर 113 दिया है, फिर 1113 दिया है, यानी आप देखिएगा तो 1 यहाँ आया था, यहाँ 2 को 1 हो गया, या 3 को 1 हो गया, फिर आगे जाके 4 को 1 हो जाएगा। तो ये आपका कैसी संख्या हो जाएगा? तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर इज द राइट हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा? इज द राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए सहभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक होता है। सहभाज्य संख्याओं का मौसो जो निकालोगे तो 6 अभाज्य संख्या का देखिएगा जो हम लोग का अगला प्रश्न है 40 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है सहभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा? सहभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा सहभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो आपको पता होगा सहभाज्य संख्या किसको कहता है? तो वह संख्या है जिसका HCF कितना हो? 1 हो। वह संख्याएं जिसका HCF कितना हो? 1 हो। तो सहभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो सहभाज्य संख्या कोई भी ले लेंगे, अगर मान जाइए कि यहाँ पर मान जाइए कि ये 2 लेते हैं और ये 1 लेते हैं, तो ये आपका मान जाइएगा तो HCF कितना आएगा बताइए? तो इसका HCF कितना आएगा बताइए? तो 1 आ जाएगा। अब बोलिएगा सहभाज्य संख्या होता क्या क्या है? तो आपको बता दिए सहभाज्य संख्या क्या होता है। तो हम बोले हैं कि जिस संख्याओं का अनुपात यानी कि बोले HCF 1 आए उस संख्या को हम लोग सहभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सहभाज्य संख्या बोलते हैं। तो आप ऐसे भी प्रश्न से याद रखिएगा सहभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा हम लोग का? 1 होगा। उसके बाद कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। बोल रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो m जो है नहीं बोलिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में जो है कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है? आपका ये अगला प्रश्न कह रहा है। आपको देखिए यहाँ पर तो आप लोग को बताए थे पहले 2 वीडियो जो हम लोग बनाए हैं उसमें आपको बताया गया था धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में और धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में। तो बस कुछ नहीं करना है, m के जगह देखिए आप जब भी ऑब्जेक्टिव बनाइए ना तो ऑब्जेक्टिव के जगह पे आप ऐसा सोचिए कि ताकि हम मान वहाँ पर संतुष्ट करके रख सकें और हमेशा मान रख के ही बनाया कोशिश किया
कीजिएगा और सोचिएगा कि मन में जितना जल्दी ये सवाल सॉल्व हो जाए। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पे अगर ये 4m है और यहाँ पे 1 रख दें तो 4 गुना 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये कितना 6 तो आपका क्या है, सम संख्या है। उसके बाद यहाँ रखिएगा तो 4 गुना 1 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, ये भी क्या है आपका सम संख्या है। उसके बाद यहाँ पर यह 4 है, यहाँ रखेगा 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 लेकिन आपका क्या है, विषम संख्या है। 5 आपका क्या है, एक विषम संख्या है। तो आप देखिएगा यहाँ पर 5 क्या है आपका, विषम संख्या है। तो यही जो है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो होगा वो c नंबर होगा, यानी कि c नंबर इज द राइट आंसर होगा, 4m + 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हम लोग का है, अगला प्रश्न है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो यहाँ पर देखोगे 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो सबसे पहले आप 144 का गुणनखंड कीजिए। देखिए ऐसा जब भी प्रश्न आइए ना तो घातांक पूछे, घात पूछे, ये सब जैसा भी आ जाए तो आप इसी तरह बनाइएगा। सबसे पहले इसका गुणनखंड कीजिए, तो ये खिलाइएगा इतना बार में, फिर इसका गुणनखंड कीजिए, फिर इसका गुणनखंड कीजिए। यानी गुणनखंड जब आप कीजिएगा यहाँ पर तो आपका जो आएगा वो आपका कितना आएगा, देखिए आपका पूछ रहा है 2 का घातांक। आप देखिए 2 2 2 यानी कि कितना 1 2 3 4 गो, यानी आपका बोले 2 पे पावर कितना है आपका, 2 पे पावर 4 है, गुना 3 पे पावर कितना है 1 2 कितना है 3 पे पावर 2 है। तो पूछ रहा है प्रश्न में आपको कि 2 का घातांक यानी 2 पे घात कितना है। 2 का घातांक का मतलब क्या है, 2 पे घात कितना है। ठीक है, अरे हो जा को है क्या बोल रहा है रे, उतर तो उसको नीचे बोलो तो जाने के लिए घर। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले 144 को गुणनखंड कीजिए। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि आप इसमें देखिए घात कितना है। तो पूछ रहा है प्रश्न कि 2 का घात, क्या बोल रहा है 2 का घात। तो 2 का घात क्या करोगे, ध्यान समझिए। तो 2 पे घात देखिए कितना है 4 है, 2 का घातांक कितना है 4 है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो बोलिए तो ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर। उसके बाद अगला प्रश्न है 1 और 0 परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो आप लोग को बताए थे कि कोई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से गुना किया जाता है या जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो संख्या हम लोग का कैसा आता है, तो संख्याएं हम लोग का क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। और 0 का मतलब होता है कि वो शून्य वाला संख्या नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़ाकर बाकी वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो सारे अपरिमेय संख्या को यदि किसी अपरिमेय संख्या के साथ गुना करेंगे तो क्या वो अपरिमेय संख्या यानी कैसी संख्या है ये पूछ रहे हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई ऐसा संख्या से गुना किया जाता है तो वो अपरिमेय संख्या ही होता है। कैसे आपको बता देते हैं, मान जाइए कोई एक परिमेय संख्या है और इसको क्या करते हैं, कोई अपरिमेय संख्या के साथ गुना करते हैं तो ये कितना आता है, √2 आता है। तो ये कैसी संख्या आता है, तो ये अपरिमेय संख्या ही आता है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आप लोग का π/3 है। π/3 है तो π/3 क्या है बताओ। तो आप ध्यान समझिएगा, बोले थे ना कि अगर पाई आ जाए तो उसको हमेशा अपरिमेय संख्या ही मानना है। पाई क्या मानोगे, हमेशा अपरिमेय संख्या मानना है। तो आप लोग को बताते हैं ये बी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर इज द राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है √12 का परिमेय गुणांक है। √12 का परिमेय गुणांक है तो आप सबसे पहले याद रखिए 12 का गुणनखंड कीजिए। 12 का गुणनखंड, ये देखिए प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो 12 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो यहाँ से आप बोलिएगा 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 3, यानी कि उसके बाद ये इतना आ जाएगा। तो यानी कि आप 12 के अंदर कितना ले सकते हैं, 2 × 3। आपको पता है ना कि रूट के बाद हम लोग एक को बाहर निकालते हैं जोड़ा लगा के, तो यहाँ से जोड़ा निकल जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बच गया, √3 बच गया। तो आप देखिए 2√3 कहाँ मिल रहा है आपका, तो 2√3 जो है ना आपका डी नंबर मिल रहा है। तो 2√3 आपका क्या मिल रहा है, डी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला नंबर हम लोग का जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न है यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r में a = 37, b = 4 तथा r = 1 हो तो q का मान क्या होगा, Q का मान क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर चूंकि दिया क्या हुआ है, A का मान दिया हुआ है 37, B का मान कितना दिया हुआ है 4, R का मान कितना दिया हुआ है 1। तो आप लोग को पता है A = BQ प्लस में क्या होता है R, तो A बराबर भराओगे यहाँ पे हो जाएगा 37 प्लस में B की जगह पर रखोगे 4, Q की जगह पर कितना रखोगे, Q का मान तो हम लोग को निकालना है, प्लस R की जगह पर कितना रखोगे 1। देखो 1 यहाँ प्लस में, इधर क्या चीज हो जाएगा माइनस में, ये बराबर चिन्ह है। ठीक है, ये प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा।
तो यहाँ से बोलेगा 37 घटा 1 बराबर हो जाएगा 4Q। 37 घटा 1 क्या हो जाएगा 4Q। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 37 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 36 बराबर 4Q। हमें चाहिए Q का मान, तो 36 ये 4 गुना में दिया क्या हो जाएगा भाग में, तो ये कटेगा कितना 9 बार में, तो Q का मान कितना आ रहा है आपका 9 आ रहा है। तो 9 नंबर देखिए आपका, यानी कि बोलिए तो ऑप्शन किस नाम में सही हो रहा है, तो ए नंबर में देखिए आपका 9 दिखाई पड़ रहा है ए नंबर में, तो ये सही हो जाएगा आपका। उसके बाद कह रहा है 0.105। अगला प्रश्न जो हम लोग का है, अगला प्रश्न हम लोग का है 0.105 यानी 105 का P/2m गुना Q यानी 5n रूप निम्नलिखित में कौन है, ऐसा बोल रहा है। तो सबसे पहला नंबर तो आप ये कीजिए कि 0.11 यानी 05 है, इसका डेसिमल उड़ाइएगा तो आएगा नीचे में 1000। तो आपका कितना हो गया 105 बटे आ गया 1000, कितना आ गया आपका 1000। अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, तो या तो काट लीजिए या डायरेक्ट यहाँ पर क्या कीजिए इसका गुणनखंड कीजिए। 105 हो गया, नीचा में 1000 का गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले 1000 का गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। 1000 का हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड कर लेते हैं। 1000 का गुणनखंड कीजिएगा तो ये कितना बार में खाएगा 500 बार में, इसको खिलाइएगा तो ये 250 बार में, इसको खिलाइएगा तो 125 बार में, फिर इसको कितना बार में खिलाइएगा तो 5 से खिलाइएगा 5 बार में, फिर उसके बाद क्या खिलाइएगा 5 से खिलाइएगा 25 बार में ये खाएगा, फिर 5 से 5 बार में, ये 5 से खाएगा 1 बार में। तो आप देख रहे हैं कि 2/3 या 5/3 आ रहा है, नीचा कितना आ रहा है 2/3 5/3 हो रहा है, ऊपर क्या है 105, ऊपर क्या है आपका ध्यान समझिएगा, ये आपका कितना है 105 बटे और नीचा क्या हो जाएगा 1000 की जगह पे लिख देंगे हम लोग 2/3 गुना 5/3, यही लिख सकते हैं हम लोग ना। तो आप यहाँ पर इसको लिख लीजिए और उसके बाद देखिए अगर किसी से आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। अगर ये 5 के पढ़ा से काट रहा है तो काट लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये 5 के पढ़ा से काट रहा है तो काट लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा अगर 5 के पढ़ा से हम लोग काटते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कितना हो रहा है 5 दूना 10 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 5 का 5, 21 पंचे 105 होता है। अब 5 से कोई यहाँ से 5 हटा दिए तो आपका क्या आया 21 बटे 2 पे पावर Q 5 पे पावर स्क्वायर, 21 बटे 2 पे पावर Q गुना 5 पे पावर स्क्वायर। तो आपका देखिए कहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है, आप देख लीजिए कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए आपका यहाँ पर कहाँ दिखाई पड़ रहा है 21 बटे 2 पे पावर Q और 5 पे पावर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आपका कहीं ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है क्या, कहीं दिखाई पड़ रहा है क्या, ये कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमको लग रहा है यहाँ पर किसी ने प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ी आ गया है, क्योंकि यहाँ पर दोनों देखिएगा सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2। तो ये आपका बी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी नंबर इज द राइट आंसर। यदि धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए महत्तम समानता कितना था, लघुत्तम समानता इतना है, तो a b का मान क्या नहीं कितना बराबर होगा, ये कितना बराबर ये होगा, तो ये याद रखना है। तो देखिएगा यहाँ पर ये क्या आएगा, ध्यान समझिएगा। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक बोला गया है। तो आप लोग को बताए थे ना कि महत्तम समावर्तक यानी कोई दो संख्या है उसका महत्तम समावर्तक इतना है लघुत्तम समावर्तक इतना है, तो ए बी का मान क्या होगा। तो आप लोग को बताए थे कि किसी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के बराबर होता है। यानी कि अगर ए और बी दोनों का गुणनफल होगा वो HCF और गुना LCM के क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर तो इन दोनों की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो इन दोनों की जगह पे आ जाएगा ए बी, यानी आ गया ये ए बी और नीचा में क्या है बटे में ए बी। तो ए बी क्या होगा कट गया, आया कितना 1। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, ए नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर इज द राइट आंसर। और आज का अंतिम प्रश्न आपका हो रहा है, और आज का ये अंतिम प्रश्न के साथ साथ आपके इस चैप्टर का जितने भी BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे भी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है बल्कि ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचना नहीं है, और सब्जेक्टिव को भी हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे और बहुत जल्द करेंगे, कल के वीडियो में हम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आपके पास जो अगला प्रश्न है 51 नंबर, यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 है एवं 15 बराबर 5 में तुलना तो महत्तम समावर्तक इतना होगा। तो ये प्रश्न आपको सिर्फ फंसाने के लिए दिया गया है, इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको ध्यान समझिएगा। पर तो सबसे पहले आपको क्या कीजिए 130 का आप गुणनखंड कर लीजिए, 130 का क्या कीजिए गुणनखंड कर लीजिए, और क्या कीजिए साथ में 15 का ही गुणनखंड कर लीजिए। तो 15 का तो आप जानिएगा 3 से 5 बार में खिलाइएगा, 5 से ये 1 बार में खिलाइएगा, फिर 2 से ये 2 6 के 12, फिर होता 2 5 10, फिर उसके बाद ये कितना से खिलाइएगा तो आप खिलाइएगा यहाँ पर इसको तो 5 से खिलाइएगा 13 बार में, ये 13 से खिलाइएगा 1 बार में। तो आप देखिए यहाँ पर कि इन दोनों में मिल क्या क्या रहा है। तो 15 का गुणनखंड में आप देखें तो 3 गुना 5 मिला, और 130 के गुणनखंड में देखें तो 130 के गुणनखंड में क्या आया 2 गुना 5 गुना 13 आया,
2 गुना 5 गुना 13 आया। तो हम लोग देखें इसमें मिल कौन रहा है, ये मिल रहा है 5 रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा इसका 5 होगा। बस ये चीज़ आपको समझना है और कोई चीज़ नहीं करना है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, हम लोग यहाँ पर बना दिए इसको कि HCF इसका कितना होगा 5 हो जाएगा। तो क्या ये सारे प्रश्न जो हम लोग बताएं क्या आप लोग को समझ में आया? अगर आप लोग को अच्छा लगा, अगर आप लोग को समझ में अच्छी तरह आ गया, तो सबसे पहला नंबर तो आप लोग कहेंगे कि इस वीडियो को आप उन बच्चों के पास भेजिए, उन भाई के पास भेजिए कि जो बच्चा अभी तक नहीं देख पाए, जो अभी तक नहीं देख पाया उसके पास भेजिए, ताकि वो भी देखे और अच्छे मार्क्स अपने मैट्रिक में ला सके, बिहार बोर्ड में अच्छा नाम कर सके। ठीक है, तो आज का मेरा ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, जो कि चैप्टर नंबर 1 था, कंप्लीट हो गया। और अगले वीडियो में हम लोग इसका सब्जेक्टिव देख लेंगे BBI, वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर की ओर चलेंगे, उसका भी BBI क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और आज के अब जो है क्लास, अगला क्लास है हम लोग का इंटर का, अब इंटर क्लास होगा, उसके बाद आप लोग का क्लास होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब तुम लोग बताओ गदाल क्यों करता था इतना? अभी देखो सबका हड्डी तोड़ देंगे अभी हम।